नमस्कार। आज आपके सामने फिर से एक कहानी लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए चलते हैं कहानियों की दुनिया में। अरे ओ सुमित्रा सुन, मैं ननकू के यहाँ जा रही हूँ। राजू आए तो ओके भोजन खिलाए दीजो। मोहे आने में देर सबेर हुई हैं, हमारी बाट ना ही देखियो। अच्छा चलते हैं, कहकर रमा चाची तुरंत ननकू के घर की ओर बड़े बड़े डग भरती हुई चली गई। जाते जाते राह में सुमित्रा मिल गई। बोली, चाची, ननकू की मेहरारू दर्द से बिलबिलाए रही हैं, तो को वहाँ सब याद करते रहे, काहे इतनी देर कर दी, जल्दी जाओ तनिक। हाँ हाँ, वहाँ ही जा रहे हैं, कहकर लगभग भागती सी रमा ने ननकू की ड्योढ़ी पर पग धरे तो सबकी सांस में सांस आई। भीतर से ननकू की घरवाली की कातर स्वर में घुटी घुटी चीखें सुनाई पड़ रही थी। उसकी सास लपक कर आगे आई। आ गई रमा, चलो अच्छा हुआ। अब के मेरे हाथ में छोरा दे दीजो, तोहे खुश कर दूंगी। पहले दो दो छोरियां सिर पर धरी हैं, का जाने अब की बार का हुई हैं। रमा ने उससे पीछा छुड़ाते हुए गर्म पानी मांगा और अंदर की ओर पग बढ़ाया। करीब 15 मिनट के बाद बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ननकू की माँ दौड़ कर दरवाजे से जा लगी। का भया रमा? तभी रमा एक कपड़े में बच्चे को लपेटे दरवाजे पर आई। छोरी है। मानो सबके सपनों पर वज्रपात हुआ हो। जो जहाँ था वहीं जम गया। ननकू तो उठकर बाहर को निकल लिया। सास ने बहू और नवजात को जम कर कोसा। रमा ने बहुतेरा समझाया कि इस जमाने में क्या छोरा और क्या छोरी, कोई फ़र्क नहीं। छोरियाँ में भी पढ़ पढ़ लिख कर छोरों के बराबर की टक्कर दे रही हैं। पर कहाँ सुनी किसी ने उसकी बात। और बहू ऐसी हालत में घर के सारे काम 4 दिन के बाद ही उस पर सौंप दिए गए। अपने खून से सींचकर जब कोई माँ अपनी संतान को जन्म देती है तो वह लड़का लड़की में भेद करके अपनी ममता को शर्मिंदा नहीं कर पाती। वह भी तब जब नन्ही सी बेटी को दुलारती सास का रौद्र रूप आड़े आ जाता। जैसे जैसे अपने सीने से लगाकर उसने अपनी ममता को जीवित रखा। 5 साल बीतते न बीतते ननकू की माँ भगवान को प्यारी हो गई। अब ननकू ही घर का मुखिया था, कोई रोकने टोकने वाला रहा नहीं। बेटा पैदा न होने पाने का गम अच्छा बहाना था उसके पास। रोज़ पीकर घर आना और बच्चों पर रुआब झाड़ना उसके लिए आम बात हो गई। कुछ दिनों से तो कुसंगति ने अपना खूब रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जब अपने बच्चों के आगे उसकी बीवी आ खड़ी होती तो वह अपना आपा खो बैठता, जोरों पर हाथ उठाने लगा। वह बेचारी अपनी तीनों बेटियों को अपने दामन में छुपाकर उनके लिए परमात्मा से दुआएं मांगती, पर स्वयं ननकू की कोप भाजन बन बैठती। सिसकते सिसकते कभी खाती तो कभी भूखे पेट सो रहती। नतीजा यह कि वह अंदर से बहुत कमज़ोर हो गई, आए दिन बीमार रहने लगी। पर उसकी चिंता किसे थी। एक दिन बोला, इन छोरियों को बेच दे तो तेरा इलाज करवा दूं, वरना मेरे पास तेरे लिए फूटी कौड़ी भी ना है। माँ ने सुना तो ममता बिलबिला उठी। अब तक सरकारी स्कूल के सहारे बड़ी बेटी 10वीं पास कर गई थी, मंझली 8वीं और छुटकी भी 6ठी में पहुंच गई थी। ननकू ने घर खर्च में भी कटौती कर दी थी, क्योंकि उसकी पीने की आदत पेट पर भारी पड़ रही थी। किसी तरह दूसरों के घर का काम करके अपनी बच्चियों का भविष्य बनाने के चक्कर में माँ अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करती जा रही थी। पर उसे क्या फ़र्क पड़ता था, उसके जुल्म बदस्तूर जारी रहे। बच्चियां सयानी हो चली थी। माँ सरस्वती की उन बच्चों पर विशेष कृपा थी। वे हर साल अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होती। उनकी लगन और माँ की मेहनत को देखते हुए प्रिंसिपल साहिबा ने भी उनकी पढ़ाई में खूब मदद की। फलस्वरूप बड़ी बेटी ट्यूशन करके अपने साथ साथ अपनी बहनों की शिक्षा का खर्च भी उठा लेती। पढ़ाई का जुनून उनके लिए उम्मीद का सबब बनता गया। इस बीच कई बार माँ उनके पिता को उसका कर्तव्य याद करवाती तो वह बात पिटाई पर ख़त्म करता। उसकी नज़र में तो सब उसके गले की हड्डी की तरह अटके हुए थे, जिन्हें उससे न तो निगलते बनता था न उगलते। पर माँ की प्रेरणा से उन तीनों ने कुछ बन कर दिखाने की ठान ली थी। वह दिखाना चाहती थी कि वक्त पड़ने पर हम बेटियां बेटों से कम नहीं। पीते पीते ननकू के फेफड़े क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उसे डॉक्टरों ने न पीने की सख्त हिदायत दी थी, पर वह कब किसकी सुनता था जो अब सुनता। बड़ी बेटी ने डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए आवेदन किया था और उसका नाम टॉपर लिस्ट में आ गया था।
आज माँ ने गांव भर में मिठाई बांटी। वह फूली न समाती थी। दूसरी बेटी लेक्चरार हो गई थी और तीसरी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। अब घर में पहले वाली तंगी नहीं थी। माँ ने भी दूसरों के घर काम करना बंद कर दिया था। बेटियों ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर जो ले ली थी। पढ़ाई के साथ साथ तीनों पार्ट टाइम जॉब करके माँ को मदद करती थी। दूसरी तरफ बाप का होना ना होना एक ही बात थी। उसकी नज़र में आज भी बेटियों का बाप होना किसी सज़ा से कम न था। बेटे की कमी जब भी सालती, वह टुन्न होकर घर लौटता और जी भरकर कोहराम मचाता। पर उसके इस रवैये का अब उन पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ता था। परोक्ष रूप से बेटियां अपने पिता की पूरी देखभाल करती। बड़ी बेटी को शहर के बड़े अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स के साथ साल भर प्रैक्टिस करने का अवसर मिला। मंजली भी कॉलेज में प्रोफेसर हो गई थी। छुटकी की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी। वह भी आजकल नौकरी की तलाश में थी। माँ भी अब चाहती थी कि उसकी आंखें बंद होने से पहले तीनों का विवाह कर पाए। आज जब छुटकी अपना रिज्यूम एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी में देकर घर आ रही थी तो उसने रास्ते में बहुत भीड़ देखी। जाम की स्थिति बनी हुई थी। उसका ऑटो उसी जाम में फंस गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि क्या हुआ। स्थिति का जायजा लेने वह भीड़ में आगे घुस गई तो क्या देखती है कि एक शख्स औंधे मुंह जमीन पर पड़ा था। सब तरह तरह की बातें बना रहे थे पर किसी ने उसे उठाने की या पुलिस को सूचित करने की जहमत नहीं उठाई। उसने हिम्मत करके भीड़ को दूर हटाते हुए स्थानीय पुलिस को मौके पर बुला लिया। पुलिस के आते ही भीड़ तितर बितर हो गई। जब उस व्यक्ति को पलटाया गया तो वह धक्क रह गई। यह तो उसी का पिता था जिसने कभी उनकी परवाह नहीं की। पास ही के कॉलेज में उसकी मंजली दीदी थी। उन्हें उसने सूचित किया तो वह भी दौड़ी चली आई। दोनों बहनों ने उसे ऑटो में अस्पताल पहुंचाया जहां बड़ी दीदी प्रैक्टिस कर रही थी। वहाँ तुरंत दीदी के सहयोगी डॉक्टरों की देखरेख में ननकू का मेडिकल चेकअप हुआ। रिपोर्ट में पाया गया कि फेफड़े खराब हो जाने के कारण उसका स्वास्थ्य बहुत दिनों से अत्यंत क्रिटिकल कंडीशन में था, जिसकी वजह से आज उसे अटैक पड़ा था और सड़क पार करते समय वह वहाँ गिर पड़ा था। डॉक्टरों ने उसे तुरंत उपचार देकर 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की सलाह दी और सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मंजली को घर भेजकर बड़की ने माँ को बुला भेजा। रात भर जागकर उन सब ने उसके ठीक होने की ईश्वर से प्रार्थना की। डॉक्टर्स की मेहनत रंग लाई और सवेरे ननकू को होश आ गया। अब उसे होश आया तो डॉक्टर, नर्स आदि ने उसे बताया कि वह किस प्रकार सड़क पर बेहोश मिला था और डॉक्टरों ने कैसे उसे मौत के मुंह से निकाल लिया है। वह अब उन सब से मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहता था जिन्होंने उसे बचा लिया था। तभी डॉक्टर ने कमरे में अपनी टीम के साथ प्रवेश किया तो ननकू ने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया किया और डॉक्टर साहब ने उसके जुड़े हाथों को थाम लिया और कहा, शुक्रिया ही अदा करना है तो हमारी डॉक्टर साहिबा और उनकी बहनों का कीजिए, जिनकी वजह से हम आपका इलाज कर पाए हैं। अगर ये आपको तुरंत यहाँ ना लाती तो आपको समय रहते इलाज न मिलता और आपको बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता। तीनों बहनों पर नज़र पड़ते ही ननकू शर्म से मानो जमीन में गड़ा जा रहा था। उसे सब याद आ रहा था जो उसने उन बहनों और उनकी माँ के साथ किया था। उसके मुंह से अस्फुट स्वर निकले, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो डॉक्टर साहिबा। उसके बंधे हाथों को बेटियों ने थाम लिया और बड़की बोली, डॉक्टर साहिबा नहीं, एक बार बिटिया कहो ना बापू। और ननकू के गालों पर पश्चाताप के अश्रु अविरल बहने लगे। तीनों बेटियों को उसने आज पहली बार गले से लगाया। बेटियों ने उसके आंसू पोंछते हुए उससे वादा लिया कि अब वह कभी शराब नहीं पिएगा और डॉक्टर्स ने समय समय पर इलाज के लिए आने की हिदायत देकर डिस्चार्ज कर दिया। आज चारों अपने घर लौटते समय बहुत खुश थे। धन्यवाद। यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।